हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना 11th क्वेश्चन करेंगे यूजीसी नेट साइकोलॉजी का 2019 का जो जून का पेपर था उसका। ठीक है, क्या आ गया 11th क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल टेस्ट थ्योरी स्कोर टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू ट्रू वेरिएंस प्लस एरर वेरिएंस। और रीज़न क्या आ गया? क्लासिकल थ्योरी ऑफ टेस्ट स्कोर एज्यूम सिग्निफिकेंट बट लो पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू स्कोर्स एंड एरर स्कोर। तो इसका जो असर्शन है वो ठीक है बट रीज़न गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और अब मैं आपको बताती हूँ क्लासिकल टेस्ट थ्योरी होती क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में। देखो ये क्या है, इट इज़ ए थ्योरी ऑफ टेस्टिंग बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ए पर्सन ऑब्जर्व्ड और ऑब्टेन स्कोर। जो एक पर्सन के ऑब्जर्व्ड या ऑब्टेन स्कोर होते हैं टेस्ट में, वो किसके इक्वल होते हैं? सम ऑफ ट्रू स्कोर, जो इसके ट्रू स्कोर हैं, और जो ट्रू मतलब एरर फ्री स्कोर, और जो उसके एरर स्कोर होते हैं। ठीक है, और जनरली स्पीकिंग द एम ऑफ क्लासिकल टेस्ट थ्योरी इज़ टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। मेन क्या है, ये इसकी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो ट्रू एंड एरर स्कोर हैं, ये दोनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि 2019 का ही शायद दिसंबर के पेपर में ये पूछा था। ये अभी हम जून वाला कर रहे हैं बट दिसंबर में पूछा था उन्होंने, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ये उसका रीज़न दिया था। तो ठीक है, अगर 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं तो हो सकता है इस बार भी इसको पूछ लें वो। और क्या है, फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ लार्ज सैम्पल मीन ऑफ ऑब्टेन स्कोर किसको इक्वल होता है? मीन ऑफ ट्रू स्कोर के इक्वल। ठीक है, तो ये था आपका 11th क्वेश्चन। अब आ गया नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या आ गया? ये भी असर्शन रीजनिंग है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग IQ इन टर्म ऑफ MA अपॉन CA इंटू 100 एज सच डज नॉट वर्क विद अडल्ट। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मैंने आपको लास्ट जो शायद 10th या 8th क्वेश्चन था उसमें भी आया था कि बीने के अकॉर्डिंग भी बताया था कि जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता जाता है वो अडल्ट बनता है तो उसकी जो मेंटल एज है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती है। ठीक है, स्टेबल हो जाती है। तो इन्होंने यही बोला हुआ है कि ये जो MA अपॉन C है, ये CA है, ये अडल्ट के साथ वर्क नहीं करता है। मतलब ठीक है, इंटेलिजेंस डज नॉट इंक्रीज लीनियरली विद एज पास्ट चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ए। अब देखो, जब आपको पता नहीं लगता है कि ए करे कि बी करे, तो ऐसे करके देख लिया करो कि असर्शन जो दिया है बीच में अगर आप बिकॉज सेट करते हो, क्योंकि ये अगर रीज़न सही लगे तो ठीक, बट कभी कभी दोनों स्टेटमेंट सही होती हैं और वो जो बिकॉज वाला क्योंकि वाला एक सिस्टम बैठता नहीं है कि ये इसका रीज़न है कि नहीं है, तो उधर क्या आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, वट इज़ द theoretical approach called which attempt to explain completely the phenomena of one field of study in term of dynamics of a more basic field। तो वो क्या आ गया आपका? रिडक्शनलिज्म। और ये जो इंटरेक्शनलिज्म है, प्रैग्मेंटिज्म है, इनको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन इसमें से आ जाए। ये जितने भी आप MCQ करते हो उसके जो ABC आपको जो भी ऑप्शन दिखते हैं, तो आप उन सबको एक बारी पढ़ लिया करो, हो सकता है नेक्स्ट टाइम उसमें से पूछ ले वो। विच ऑफ द फॉलोइंग 14 क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग explain the theory ability to organize and explain several otherwise disjoint observation। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है एबिलिटी किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की और एक्सप्लेन करने की जो कि पहले डिसजॉइंट होती हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन नहीं, ह्यूरिस्टिक तो एक शॉर्टकट मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सिंथेसाइजिंग फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन, और साइंटिफिक फंक्शन। और अगर आपको पता होगा एनालिसिस और सिंथेसिस क्या होता है तो आपके लिए इधर बड़ी आसानी हो जाएगी। एनालिसिस क्या होता है कि जब आप सिंगल पार्ट में किस चीज़ को स्टडी करते हैं, और सिंथेसिस क्या होती है जब उस पार्ट को आप एक साथ करके स्टडी करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका? सिंथेसाइजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आ गया, अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटेंसिक मोटिवेशन। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और इसमें से अगर आप प्रिपेयर करना चाहोगे तो कितना आसान है। सबसे पहले आप इंटेंसिक मोटिवेशन पढ़ लीजिए क्या है, फिर ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी किसने दी है। ठीक है, इस तरीके से आपको किसी भी MCQ को अटैम्प्ट करना है। किसने दी है, पेपर में नहीं ऐसे करना, मतलब जब आप इसको रिवाइज़ करोगे तब। ठीक है, कौन से ईयर में आई है, किस चीज़ की थ्योरी है, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर क्या है? कॉम्पिटेंसी एंड ऑटोनॉमी। अब मैं आपको ये थ्योरी बता देती हूँ क्या। ये जो कॉग्निटिव फैक्टर थ्योरी है मोटिवेशन की, 2 हैं। कौन से? एक बंडूरा की आ गई थी आपकी सोशल लर्निंग, और दूसरी क्या आई कि आपकी डेकी एंड रेयान की। ये 1981 में आई थी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। इसमें मेन किस पे, 3 चीज़ों पे फोकस था।
ऑटोनॉमी, कंपिटेंसी या रिलेटेडनेस। अब मैं इसको इधर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है। एक चीज़ और बोलो, इधर से रीड कर सकते हो अगर करना चाहोगे तो, ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 16 क्वेश्चन। ये भी असर्शन रीजनिंग है। असर्शन क्या आ गया, ए 3 to 4 year old will rarely hand over a blanket to other individual who is rubbing hand and shivering a lot, ठीक है। एक 3 से 4 साल के बच्चे ने क्या किया कि मतलब एक ब्लैंकेट दे दिया किसी दूसरे पर्सन को, जो कि क्या कर रहा है, अपने हैंड्स को रब कर रहा है और शिवरिंग हो रही है उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ गया, इनसेंसिटिव फेस टू फेस कम्युनिकेशन। मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन्फेंट कनेक्ट इमोशनली विद देयर केयर गिवर, ठीक है। दिस एक्सपीरियंस आर बिलीव टू बी फाउंडेशन फॉर एम्पैथी, ठीक है। अब देखो ये दोनों हैं तो ठीक है, बट ये अलग अलग कंसेप्ट हैं। इधर इन्होंने एम्पैथी की बात की है कि इमोशनली कैसे कनेक्ट होता है, और ये एक अलग चीज़ है बच्चे की कॉग्निटिव, उसके हिसाब से लगा लो कि उसको समझ आ रही है, अगले बंदे को कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका आंसर 2। अब अगर आप इधर ये करोगे कि अगर एक छोटा बच्चा किसी को, मतलब 3-4 साल का बच्चा किसी को ब्लैंकेट वगैरह दे रहा है क्योंकि उसकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। तो इससे इसका क्या आंसर आ गया आपका 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या आ गया, द टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग पिक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिवली इज स्कोर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो जो क्रिएटिविटी यूनिट है बहुत छोटा यूनिट है, और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसमें सिंपल आपको ये नहीं पढ़ना है कि क्रिएटिविटी क्या है, ये वो सिर्फ 1-2 जो इन्होंने सिलेबस में मैंशन की हैं इसकी थ्योरीज वो पढ़ लो। और जो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है ज़्यादातर वो इससे ही पूछते हैं। अभी पिक्चर कंस्ट्रक्शन का पूछ लिया है, कभी पिक्चर कंप्लीशन का पूछ लेंगे, ठीक है, या पैरेलल लाइंस का पूछ लेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल कितने उसमें ये हैं आपके टेस्ट हैं, ये पूछ लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अगर पता होगा तो ये बिल्कुल सीधे सीधे फ्री के नंबर है। अब देखो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। अगर सिंपल क्वेश्चन आता कि जो क्रिएटिविटी है उसमें आप क्या क्या मेजर करते हैं, तो ये चारों आ जाने थे। बट अब इन्होंने सिर्फ क्या पूछा आपको, पिक्चर कंस्ट्रक्शन, तो ये क्या आ गया आपका, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। तो इसका आंसर आ गया 2। अब देखो मैं आपको ये टेस्ट बता देती हूँ एक बार, क्योंकि अगर आप इसको खुद से करोगे तो इसमें से नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन आ सकता है। ये रहा आपका टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें 7 वर्बल हैं और 3 क्या हैं, फिगरल टेस्ट है, मतलब नॉन वर्बल। तो टोटल कितने 10 आ गए। जो 7 वर्बल हैं वो ये रहे आपके, आस्किंग, गैसिंग, ये सारे, ठीक है। और ये जो वर्बल हैं इनमें आप क्या क्या कैलकुलेट करते हो, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी, ठीक है। और इसको आप ऐसे FFO करके भी याद रख सकते हो। और जो टोटल स्कोर हैं उसको हम स्टैंडर्ड T स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। अब ये आ गया आपके जो नॉन वर्बल हैं या फिगरल टेस्ट हैं, ये 3 हैं। पहला क्या आ गया, पिक्चर कंस्ट्रक्शन, फिर पिक्चर कंप्लीशन। जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आ गया ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन, और जो कंस्ट्रक्शन और पैरेलल लाइंस हैं उसमें क्या आ गया आपका, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। इसमें चारों चीज़ें करते हैं। और इसमें भी जो टोटल स्कोर है उसको किस में करते हैं, T स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ, ये भी आपको मैक्सिमम टाइम पूछा होता है, मैच द फॉलोइंग। जो टॉरेंस है उन्होंने क्रिएटिविटी को कैसे मेज़र किया था, क्रिएटिविटी को क्या बोला था, एज ए प्रोसेस। और जो रॉजर्स थे उन्होंने एज ए प्रोडक्ट बोला था। और जो गेजल और जैक्सन थे इन्होंने पर्सनालिटी का करैक्टरिस्टिक बोला था, पर्सनालिटी करैक्टर बोला था। और जो गॉर्डन था उन्होंने क्या बोला था, मोटिवेशनल फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अब आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन आ गया आपका। क्या बोला है, मिस्टर बी हैज़ अटेन द लेवल ऑफ सेल्फ in that she now take genuine pleasure in prayer, meditation and other spiritual activities. Which type of self is in this Sufism? अब देखो सूफीज़म बड़ा टफ लगता है, बट अगर आप इसको 1-2 बारी पढ़ोगे तो उसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है आपका, इंस्पायर्ड सेल्फ है। और मेन सेल्फ में से ही क्वेश्चन आता है 3-4 टाइप की, जो 7 टाइप की हैं शायद से। तो अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ, बट अभी हम अपना ये कर लेते हैं। अब नेक्स्ट 19th क्या आ गया, when people are pressurized to admit guilt but privately continue to believe in their own innocence, ठीक है। जब मतलब इंडिविजुअल को प्रेशराइज किया जाता है कि वो एडमिट कर देंगे अपनी गिल्ट को, बट उनको प्राइवेटली क्या होता है, बिलीव होता है खुद की इनोसेंस पे। तो कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए ट्रू है, वॉलेंट्री फॉल्स कन्फेशन। वॉलेंट्री फॉल्स तो हो नहीं सकता है, मतलब जब वॉलेंट्री खुद को लगे कि गलत है। कोहर्ट कॉन्कर्ड
कंप्लेंट फॉल्स कन्फेशन नहीं, कॉन्कर्ड इंटरनलाइज्ड फॉल्स कन्फेशन, कैरेक्टर एविडेंस। तो इसका क्या है 3। तो इन चारों को एक एक बार गूगल करके पढ़ लेना। नेक्स्ट आ गया आपका मैच द फॉलोइंग। अब देखो ये मैच द फॉलोइंग जो दिए हैं ये सारे एक जैसे लगते हैं, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप एंड डिसएडवांटेज। अब इसका डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पेयरमेंट क्या हो जाती है ना, इसका आंसर सबसे पहले बता देती हूँ, इसका आंसर है ए। तो ये बिल्कुल सीधे सीधे मैच हुए हैं। इम्पेयरमेंट क्या होती है, एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल की कुछ आपके स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी आएगी वो क्या हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट हो गई है। ठीक है, डिसेबिलिटी क्या होती है ना, एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन दी एज एप्रोप्रिएशन। अब डिसेबल हम किसको बोलते हैं कि अगर एक 5 साल का बच्चा कुछ काम कर रहा है और दूसरे 5 साल का बच्चा उसको नहीं कर सकता है, कि एक 10 साल वाले बच्चे को काम को मतलब डिसेबल हम इसको भी बोलते हैं कि अगर एक 5 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे के जितना काम कर रहा है, मतलब कुछ एक्टिविटी कर पा रहा है, तो वो क्या है, डिसेबल है। तो जब हम अपने एज अप्रोप्रिएट मैनर में रह के कुछ एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी। अब हैंडीकैप्ड क्या आ गया आपका, हैंडीकैप्ड आपका आ गया परसेप्शन और असेसमेंट ऑफ वंस एबिलिटी टू बी लोअर रिलेटिवली टू अदर। मतलब खुद की परसेप्शन या असेसमेंट खुद की एबिलिटी को लेके दूसरों के दूसरों के असेसमेंट ऑफ वंस एबिलिटी टू बी लोअर रिलेटिव टू अदर, मतलब दूसरों के कंपैरिजन में खुद को कम जब हम समझते हैं अपनी एबिलिटी को, वो क्या आ गए, हैंडीकैप्ड। या फिर कुछ कर नहीं सकते हैं दूसरों के कंपैरिजन में कम होता है, वो हैंडीकैप्ड है। डिसएडवांटेज क्या होता है, किसी भी चीज़ का इन एबिलिटी टू परफॉर्म विद एक्सपेक्टेड नॉर्म्स, अगर हम उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएँ वो क्या आ गए, हमारे डिसएडवांटेज आ गई। अब आ गया नेक्स्ट आपका, ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 21 क्वेश्चन क्या आपका, विच इज़ द टर्म गिवन टू ऑटोनॉमी और बीइंग सेल्फ डिटरमाइनिंग, इंडिपेंडेंट एंड एबल टू रेजिस्ट सोशल प्रेशर टू थिंक एंड एक्ट इन सर्टेन वे। ठीक है, अब ये क्या आपका इमोशनल वेलबींग है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है कि फिजिकल वेलबींग है। अब देखो जो इमोशनल वेलबींग है उसमें आपके मेन इमोशंस के बारे में बात करनी थी, वो की नहीं है। सोशल आपकी सोसाइटी, आपके सोशल नॉर्म्स के बारे में बात करनी थी, नहीं की है। अब ये क्या आपकी ऑटोनॉमी और बीइंग सेल्फ डिटरमाइन, इंडिपेंडेंट, एबल टू रेजिस्ट सोशल प्रेशर, तो ये सारी क्या आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो किसी यूनिट से नहीं आए होते हैं, बट उधर थोड़ी सेंस लगानी पड़ती है कि क्या पूछा है। ठीक है, तो ये आपके 21 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट आ गया आपका 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमा ग्रोथ। अब सबसे पहले पता होना चाहिए पोस्ट ट्रॉमा ग्रोथ क्या है। ये एक पॉजिटिव ग्रोथ होती है। ये मैक्सिमम कब होती है कि जब कोई एक इंडिविजुअल बड़े डिप्रेशन वाली स्टेज को पार करके कुछ पॉजिटिव चीज़ें चेंजेस लेके आता है खुद में। ठीक है, तो वो क्या होती है, उसकी पोस्ट ट्रॉमा ग्रोथ बोलते हैं हम उसको। अब इसका क्या आ गया, रिलेशनशिप आर स्ट्रेंथन और इन्हांस्ड। ठीक है, तो ग्रोथ हो रही है, मतलब सेल्फ व्यू बिकम मोर पॉजिटिव। ठीक है, लाइफ फिलॉसफीज बिकम एम्बिग्यूअस, तो ये नहीं है। ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनल लिमिटेशन, तो ये भी है। तो इसका क्या आ गया, सेकंड, ए बी डी। 23 आपका आ गया, कार्ल यूंग आइडेंटिफाई 8 पर्सनैलिटी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहले जिस बच्चे को पता होगा कि कार्ल यूंग के सबसे पहले उन्होंने 2 एटीट्यूड कौन से डिफाइन किए थे, वो थे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो उसका ये जो सेकंड और थर्ड वाला है, ये तो कन्फ्यूजन सीधे सीधे खत्म हो जाएगी। अब फंक्शंस के बारे में कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। तो ये क्या है इसका, 2 एटीट्यूड एंड 4 फंक्शन। 4 फंक्शन क्या आपके, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन एंड थिंकिंग। ठीक है, 24 आ गया आपका, असर्शन रीजनिंग। अकॉर्डिंग टू फ्रूड पेनफुल मेमोरीज आर टारगेट और रिप्रेशन। ठीक है, ठीक है, ये रिप्रेशन कैन बी प्राइमल इनेट पार्ट ऑफ द इड और प्रॉपर दैट इज अनअसेप्टेबल ड्राइव ऑफ ओरिजिनल इड इम्पल्स। अब देखो इधर इसका आंसर ए है। अब आप ऐसा करके देखो इसको, अकॉर्डिंग टू फ्रूड पेनफुल मेमोरीज आर द टारगेट ऑफ रिप्रेशन बिकॉज रिप्रेशन कैन बी प्राइमरली इनेट पार्ट ऑफ द ये और ये सारा। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर आ गया 1। 25 आ गया आपका, होल्ड ए पेंसिल एट ए आर्म लेंथ एंड लुक एट इट फर्स्ट। सबसे पहले आप एक पेंसिल को मतलब होल्ड करिए अपनी आर्म लेंथ के जितना और उसको देखिए एक आंख के साथ, देन विद अदर, फिर दूसरी के साथ। देयर इज़ ए लिटल डिफरेंस बिटवीन द टू व्यू। अगर एक एक करके देखेंगे तो क्या होगा,
कुछ थोड़ा फ़र्क आएगा आपको देखने में। नो ब्रिंग द पेंसिल जस्ट दिस 6 इंच अवे फ्रॉम योर फेस। अब 6 इंच दूर रखे हमने फेस से, एंड ट्राई टू, फिर दूसरी चीज़, फिर ऐसे करके देखिए जैसे ये बोल रहा है, दिस टाइम यू विल परसीव ए ग्रेटर इमेज। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ग्रेटर इमेज को परसीव करोगे। और ये दो व्यू के बीच में ग्रेटर इमेज क्यों है, मोनोक्यूलर क्यों क्या होता है जब हम एक ही आई से देखते हैं। इन्होंने सीधा बोल दिया कि दो से देखो, तो ये क्या आ गया आपका बाइनिकुलर क्यू। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट 25 या 10 15 जितने भी हो पाएंगे वो करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके बोल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।